नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए महत्वपूर्ण बिहार के बारे में जो डिटेल के साथ आपकी बिहार की संरचना है और उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो शुरू करते हैं। कल का जो उसके आगे हम बात करेंगे। कल बिहार के प्रमुख जो बिहार में पहले व्यक्तित्व हुए हैं, घटनाएं और संरचना के बारे में बताया था। आज बात कर रहे हैं बिहार की प्रमुख भौगोलिक संरचना के बारे में। तो इसकी डिटेल्स हम बताए हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। बिहार में उत्तर में छोटी चट्टानें, दक्षिण में पुरानी चट्टानें हैं, ठीक। और उत्तर पश्चिम में तराई का मैदान है, मध्य में गंगा का मैदान है और दक्षिण में पठारी भाग है बिहार में, ठीक। और बिहार का मैदान सबसे कम उम्र में बना हुआ है और धारवाड़ चट्टानें यहाँ पे हैं दक्षिण पूर्वी बिहार में। और जमुई, नवादा, मुंगेर जिले ये सब दक्षिणी पूर्वी बिहार के हिस्से हैं। विंध्य चट्टानें जो है दक्षिण पश्चिम बिहार में और कैमूर, रोहतास जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं बिहार में प्रसिद्ध जलप्रपात के बारे में। तो कौन कौन से? तो ककोलत जलप्रपात आपका बिहार में पड़ेगा, नवादा में। तेल्हार जलप्रपात आपका कैमूर में पड़ेगा। और नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो करकट जलप्रपात, ये भी आपका कैमूर में पड़ेगा। तुतला कुंड जलप्रपात जो है आपका ये पड़ेगा रोहतास में, ठीक। प्रसिद्ध झरने बता दें बिहार के तो कौन कौन से हैं? मंझार कुंड आपका रोहतास में पड़ेगा, धुआं कुंड आपका रोहतास में है, सीता कुंड आपका सीतामढ़ी में है। और गर्म पानी का झरना जो है एकमात्र गर्म पानी का झरना कौन सा? तो राजगीर में आपका पड़ेगा ये वाला, ठीक। प्रमुख प्रसिद्ध झीलें बता दें आपकी तो सबसे प्रसिद्ध है कांवर झील, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था, पहली बिहार की झील थी। दूसरी मुचलिडा झील बोधगया में पाई जाएगी। और सरैया मन झील ये आपका बेतिया पश्चिम चंपारण में है। खड़गपुर झील आपका मुंगेर में पड़ता है। मोती झील मोतिहारी में है। और पांडु पोखर झील ये राजगीर में है। घोड़ा कटोरा झील जो है ये भी राजगीर में आपको मिलेगी। आगे बात करते हैं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से शामिल हुए हैं। तो बात करें नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय का पुरातत्व स्थल नालंदा 2016 में शामिल हुआ। महाबोधि मंदिर परिषद बोध गया में 2002 में इसको शामिल किया गया, ठीक। और देख लेते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट बिहार की जनसंख्या के बारे में। तो 2023 के जो आंकड़े हैं उनके मतानुसार हम बताएं तो ये बिहार के वर्तमान में जनसंख्या घोषित हुई थी 2023 में। और जिसमें 2023 में पुरुषों का अनुमानित जनसंख्या कितनी? तो ये पुरुषों की जनसंख्या है। और महिलाओं की बात करें तो अनुमानित इतनी महिलाओं की जनसंख्या है बिहार में, ठीक। आगे बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या। तो जनसंख्या हमने ये बता दी, पुरुषों की जनसंख्या 54, 27, 5001, महिलाओं की 49, 82, 44, 51 ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। जिसमें पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना? 52.14% और महिला जनसंख्या का प्रतिशत आपका 47.86 मिलेगा, ठीक। और भारत की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग बिहार में 8.60% बिहार में निवास करती है। लिंगानुपात अगर बात करें बिहार का तो 918 है। और शिशु लिंगानुपात बताएं तो 935 है। घनत्व तो क्या है? तो बिहार जो है भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, 1106 है। और घनत्व प्रति मीटर स्क्वायर में बताएं तो 2863 है। क्षेत्रफल किलोमीटर में बताएं तो 94 इसका है। जो बिहार का क्षेत्रफल है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्र मीटर में बताएं तो 36,357 है। अब बात करें शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की कितने हैं? तो ये 0 से 6 वर्ष के बच्चे इतने हैं बिहार में। और लड़कियों की संख्या 0 से 6 बताएं लड़कों की तो ये लड़कों की है। और लड़कियों की जिसमें 0 से 6 वर्ष की आयु की ये लड़की हैं। और साक्षरता दर अगर बात करें तो 61.0%, ठीक, 61.08%। अब बात करें पुरुष साक्षरता कितनी है तो टोटल बिहार की साक्षरता दर 61.80 है। जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर आपका 71.21% और महिला की साक्षरता बताएं तो 51.50 यानी 51.5% महिलाएं साक्षर सबसे कम, ठीक। आगे बात करें कुल साक्षर तो 52, 50, 45, 53 है। और पुरुष साक्षर बताएं तो 31, 60, 80, 23 है। महिला साक्षरता की बात करें तो 20, 89, 65, 30 है। और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ये आपकी ग्रामीण जनसंख्या यहाँ है। और ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत बताएं तो 28.71% यहाँ ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है। शहरी जनसंख्या बताएं तो ये शहरी जनसंख्या है। और इसका शहरी प्रतिशत बताएं तो 11.29% है। ये पुरुष मतलब ये ग्रामीण है और ये शहरी है, ठीक।
अब बात करें बिहार के धार्मिक आंकड़े क्या है, तो धर्म के आधार पर कितना परसेंट कौन सा धर्म के लोग रहते हैं, तो हिंदू बताएं तो टोटल हिंदू के इतने जनसंख्या है, जिसमें से 82.96% हिंदू है सबसे ज़्यादा। मुस्लिम की बताएं तो ये मुस्लिम जनसंख्या है आपकी, और बिहार में मुस्लिमों का जो प्रतिशत है 16.87% यहाँ मुस्लिम है। ईसाई की बताएं तो ये ईसाई की है जनसंख्या, और इसमें 0.12% ईसाई है। और सिख का बताएं तो सबसे कम यहाँ पे सिख है, 23,779 सिखों की जनसंख्या है, और प्रतिशत में बात करें तो 0.02% यह सिखों का इस वो है प्रतिशत। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें बौद्ध का बताएं तो बिहार में बौद्ध का तो 25,453 बौद्ध हैं, जिसमें 0.02% है इसका जनसंख्या प्रतिशत। जैन का बताएं तो 18,914 जनसंख्या है, और 0.02% इनका भी प्रतिशत है। अनामित मतलब जिनके नाम नहीं, न बौद्ध है न जैन है, तो उनकी जनसंख्या बताएं तो 2,52,127 है, जिसमें से 0.24% है इनकी संख्या। अन्य में बताएं तो 13,437 है, और इनका परसेंटेज बताएं तो 0.01% है। कुल बताएं तो ये कुल टोटल हो गया मिला कि जैन बौद्ध सब, और इनका 100% ये आंकड़ा आपका निकल के आता है। ठीक, आगे बात करें बिहार की जनसंख्या तथ्य, तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं, तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो पटना है। ये पटना की जनसंख्या यहाँ पे है। और सबसे कम आबादी वाला कौन सा है, तो शेखपुरा। याद रखना ज़्यादा और कम, तो ये शेखपुरा की जनसंख्या है सबसे कम। और सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज है, 1021 है, यानी 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं। और सबसे कम लिंग अनुपात मुंगेर का है, 876 महिलाएं 1000 पुरुष पे हैं। सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिले की, तो रोहतास की है, 73.37%। इसका उत्तर कर दो 73 का 37, तो पूरा आपका निकल के आ जाएगा 73.37%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला बिहार का जिला जो है रोहतास है। ठीक, आगे बात करें सबसे कम साक्षरता दर वाला, तो ये पूर्णिया है, 51.08% यहाँ की महिला और पुरुष टोटल मिला के साक्षरता है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो शिवहर में 1882। तो इन सब चीज़ के आंकड़े जो है आप याद रखना, क्योंकि इसमें से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। और नेक्स्ट बात करते हैं सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर है, यहाँ पे 488 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। आगे बात करें सबसे अधिक आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो पटना है, मैंने बताया अभी। तो 2011 की जनसंख्या ये है, और 2023 की अनुमानित इतनी हो जाएगी। ठीक, और पूर्वी चंपारण की बात करें तो ये पूर्वी चंपारण के 2011 की जनसंख्या है, और 2023 की इतनी मानी गई है। मुजफ्फरनगर का बताएं तो ये मुजफ्फरनगर की 2011 की जनगणना के अनुसार है, और ये जो वर्तमान 2023 का है। मधुबनी की बात करें तो ये मधुबनी के, और वर्तमान 2023 की जो है ये है जनसंख्या। ठीक, आगे बात करते हैं सबसे कम आबादी वाले ज़िले कौन से हैं, तो शेखपुरा है, ये सबसे कम अभी मैंने बताया। और अनुमानित जनसंख्या 2023 में यहाँ इतनी हो जाएगी 78,55,01। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं शेखपुरा की, तो शेखपुरा की ये है 65-62 वो 2011 की, और ये 2023 में आंकड़ा इसका 81,070 हो जाएगा। अरवल की है 70,00843, और यहाँ पे 2023 में 865 और 121 हो जाएगा। अरवल का फिर दूसरा है अनुमानित ये है, और ये टोटल इसका हो जाएगा। आगे बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले हम बता दें, तो पहले स्थान पे आपका आएगा रोहतास, दूसरे स्थान पे पटना आएगा 70.68%। इसकी भी प्रतिशत याद रखना, और इन सबका परसेंटेज याद रखना, क्योंकि आंकड़े ऊपर नीचे मिलाने के लिए आ सकते हैं, तो आप इसको देख लेना। भोजपुर का बताएं तो 70.47%, और मुंगेर का 70.46%। ठीक, आगे बात करें सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो पूर्णिया सबसे कम 51.08, उसके बाद सीतामढ़ी पड़ेगा 52.05, और फिर कटिहार है 52.24%। नेक्स्ट बात करते हैं इधर मधेपुरा जो है आपका पड़ेगा 52.25%। उच्चतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो गोपालगंज है 1021 अभी मैंने बताया। उसके बाद आपका सिवान पड़ेगा 988, फिर आएगा सारण 954, और उसके बाद किशनगंज है 950। ठीक, सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों के बारे में बताएं तो मुंगेर है 876, भागलपुर उसके बाद 880 आएगा, खगड़िया आएगा 886, और शिवहर आएगा 893। तो इन सब के आंकड़े आप 4-5 कम से कम याद रखना। इसके बाद बात करते हैं बिहार में जातीय सर्वेक्षण, तो इसमें बता दें तो देखो कितने परसेंट कौन कौन से जाति वाले लोग हैं।
तो अनरिजर्व कैटेगरी का बता दें तो 15.5% अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे। और उसके बाद करें अदर बैकवर्ड कास्ट वाले कितने, 63.1% है बैकवर्ड। मुस्लिम का ये आंकड़ा है इधर, मुस्लिम का 4.80% है। और हिंदू में जो है राजपूत, कायस्थ है, ब्राह्मण एंड भूमिहार आते हैं। तो इनका जो आंकड़ा है आपका 10.07%, ठीक। और टोटल बताएं तो एससी का है, शेड्यूल कास्ट का 19.7% है। और बीसी और बैकवर्ड कास्ट का 27.1 है। और ईबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का 36% आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक। तो ये सारे आंकड़े थे। अब बात करें इसमें तो अलग अलग जातियों का जो सर्वेक्षण है तो उसमें हम बता दें कौन सा है। तो इधर देखो, ये जो आपका बैंगनी कलर का है ये आपका नाई का है, 1.59% आपका नाई है। ये आपका बढ़ई का देख लो, पीला कलर का जो बना हुआ है ये 1.45% बढ़ई है। मुसहर का ये आपका रेड वाला है, तो मुसहर जो है 3.08% है। उसके बाद ये ऑरेंज कलर का है कुम्हार, इसका है 0.4%, 1.04%। और फिर ये आपका छोटा सा ये यहाँ पे सुनार है, ठीक। सुनार का है 0.68%। उसके बाद ये ग्रीन वाला धानुक है, वहाँ की जातियाँ हैं, तो 2.13% है। इसके बाद इधर आ जाओ भूमिहार में 2.08%। फिर इसका आंकड़ा देख लो, ये कौन सा तेली है, तेली का 2.81% यानी साहू जो होता है। कुशवाहा का देख लो तो कुशवाहा जो 4.2% है। फिर आपका ये छोटा सा बना कुर्मी 2.87%। फिर आपका ये कायस्थ आएगा 0.6%। और सॉरी ये, हाँ, और इसके बाद ये राजपूत का है 3.45%। और इधर है ब्राह्मण 3.6%। और यादव सबसे ज़्यादा बिहार में आपको मिलेगा क्योंकि इनकी जो परसेंटेज है 14.26% है। और उधर नौनिया जो है 1.9%। तो ये थे बिहार में जो जातियाँ प्रमुख हैं उनके परसेंटेज है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो यादव वहाँ पे बिहार में, ठीक। तो ये सारे आंकड़े हमने बता दिए हैं। और बिहार का प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो ये देखो, बिहार में सबसे ज़्यादा बौद्ध बिहार बने हुए हैं। तो इसका परिचय हम शुरू करते हैं इधर से। तो मानव विकास का इतिहास 2 भागों में विभाजित हुआ है। और इसमें मिनट, तो मानव द्वारा लेखन कौशल सीखने से पहले का समय है और इस अवधि को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक। और मानव द्वारा लेखन कौशल सीखने के बाद का समय जो है इस अवधि को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसलिए लेखन के उद्भव से पहले मानव अतीत के इतिहास को प्रागैतिहासिक काल मत कहा जाता है। मतलब जिस इतिहास का कोई लिखित वर्णन न मिला हो तो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। चूंकि इस अवधि के लिए कोई लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं, ठीक, तो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध न हुआ हो। और इसलिए इस अवधि का हमारा अध्ययन मुख्य रूप से पुरातात्विक अवशेषों जैसे पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, कलाकृतियां पर आधारित हैं और जो पुरातत्वविदों द्वारा खुदाई की गई है। बिहार सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में ऐसे पुरातात्विक अवशेष पाए जाते हैं जो हमें उस समय के इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। आगे बात करें प्रागैतिहासिक काल का वर्णन कैसे हुआ है, तो इसमें बात करें तो प्रागैतिहासिक काल जो है आदिम मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों की प्रकृति और प्रकार के आधार पर विभिन्न चरणों और युगों में विभाजित किया गया है। भारत में प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण युग को निम्नलिखित में विभाजित किया गया है। अब बात करें फर्स्ट में पूरा पाषाण काल का समय, तो इसके समय जो है ये आपका समय दिया हुआ है, इससे ईसा पूर्व तक यहाँ तक इसका समय था, यानी 30 लाख ईसा पूर्व, ठीक। और मध्य पाषाण काल का जो समय रेखा है ये 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल का समय रेखा जो 40,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का ये नवपाषाण कालीन समय है, ठीक। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। और तो बिहार में विभिन्न स्थलों में प्रागैतिहासिक काल पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुछ ध्यान देने योग्य बिंदु नीचे इसमें दिया हुआ है। मुंगेर और नालंदा से पूरा पाषाण युग, पुराना पाषाण काल युग से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युग के साक्ष्य हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और संथाल परगना से मिले हैं। हालांकि ये सभी स्थान अब झारखंड में है, इसलिए अभी इनके बारे में जानकारी नहीं है। आगे बात करें नवपाषाण कालीन युग में, तो कुछ साक्ष्य जो है चिरांद सारण जिला और चेचर वैशाली से प्राप्त हुए हैं।
नवपाषाण काल के जो बाद ताम्रपाषाण यानी धातु युग आया, यह वह समय था जब मनुष्य ने पत्थरों के साथ धातुओं का भी उपयोग करना शुरू किया था। आगे बात करते हैं, बिहार के गंगा के मैदानों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई ताम्रपाषाण स्थलों की खोज की गई है। बिहार में महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण स्थलों को शामिल किया गया है, जैसे चिरांद है, ये सारण में पड़ेगा, मुनेर आपका पटना में है, चंपा जो है भागलपुर, और चेचर कुतुबपुर वैशाली है, और ताराडीह जो है आपका गया में पड़ेगा। ठीक, तो बिहार के कैमूर, नवादा और जमुई क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल शैल चित्र खोजे गए हैं, और ये चित्र उस समय के लोगों की जीवन शैली को दर्शाते हैं। चित्रों में नृत्य, शिकार, घूमना आदि जैसे मानवीय गतिविधियों को दर्शाया गया है, और सभी प्रागैतिहासिक काल स्थलों में से चिरांद सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जिसमें आज तक के अखंड ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अनुक्रमों के प्रमाण मिलते हैं। ठीक, बात करें बिहार का सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक स्थल चिरांद, तो चिरांद जो है बिहार के सारण जिले में एक पुरातात्विक स्थल है, और गंगा नदी के उत्तरी तट पर यह स्थित है। चिरांद में उत्खनन से स्तरीकृत नवपाषाण, ताम्रपाषाण और लौह युग की वस्तुओं का पता चला है, और लगभग 2500 ईसा पूर्व से 30 ईस्वी तक मानव निवास पैटर्न में परिवर्तन के बारे में विवरण प्रदान करता है। आगे बात करें, चिरांद में प्रमुख खोजें कौन कौन सी, तो एक बड़ा प्रागैतिहासिक काल टीला जो नवपाषाण युग लगभग 2500 से 1345 ईसा पूर्व से पाल वंश की अवधि तक अपने निरंतर पुरातात्विक रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। ठीक, तो आगे बात करें इसमें, तो क्या क्या मिला है चिरांद में, तो क्वार्टजाइट, बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बनी कुल्हाड़ियाँ, धान की भूसी के निशान कहाँ से मिले, चिरांद से, तांबे और लोहे के इस्तेमाल के साथ कुषाण काल के 88 सिक्कों का भंडार मिला है, हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन हैं, चूल्हे और आयताकार आकार के ओवन है, पेडेंट कान की बाली, चूड़ियाँ, डिस्क और कंघी, टेराकोटा मूर्तियाँ जैसे कि कोबड़ वाले बैल, पक्षी, सांप और मानव महिला मूर्तियाँ, कछुए और हाथी दांत से बने हुए आभूषण यहाँ पे प्राप्त हुए थे आपको। ठीक, और आगे बात करें आर्यों का भारत आगमन, इसके बाद तो आर्यन लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में पहुंचे थे, और उनकी शुरुआती बस्तियां जो है उत्तर पश्चिम की घाटियों और पंजाब के मैदानों में थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व के दौरान आर्यन जो है पूर्वी भारत और सिंधु गंगा के मैदानों की ओर बढ़ने लगे। शतपथ ब्राह्मण में बिहार में उनके आगमन और प्रसार का उल्लेख हुआ है। गया, पुनपुन, जहाँ राजगीर को शुभ स्थलों के रूप में संदर्भित किया गया है। उत्तर वैदिक काल ग्रंथों में कीकट को एक अशुभ स्थान के रूप में संदर्भित किया गया है। कीकटों को अनार्य या गैर वैदिक लोग कहा जाता था, जो वैदिक अनुष्ठानों का पालन नहीं करते थे और नास्तिक थे। कीकटों के नेता को प्रमगड़ा कहा जाता है, और यह स्पष्ट नहीं है कि कीकट ऋग्वैदिक काल के दौरान बिहार में पहले से मौजूद थे या बाद में वहाँ चले गए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही बिहार के लिए, और कल आपको हम बताएंगे इसमें महाजनपदों के बारे में, जो 16 महाजनपद थे बिहार में कितने हैं, और फिलहाल सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में 16 महाजनपद में, 8 उत्तर प्रदेश में, और इधर उधर 3 या 4 बिहार में। तो कल हम आपको वहाँ के प्रमुख जो राजवंश हैं, वज्जी साम्राज्य और लिच्छवी महाजनपदों के बारे में कल पूरा डिटेल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाय सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।